हेलो एवरीवन, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी लोगों का। अध्याय 8 हमारा चल रहा है कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा ये अध्याय है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्लासेस लग रहे हैं। तो क्लास इसका 22वां होगा चैप्टर के हिसाब से। लेकिन आज से मैंने एक ओवरऑल इकोनॉमी का जो हमारा क्लास है उसको भी मैंने लिखना स्टार्ट किया है। तो इस हिसाब से आज जो है क्लास 73वां है, 73rd क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास को मैंने ऐड नहीं किया, इंट्रोडक्शन क्लास को ऐड करेंगे तो 74th क्लास हो जाएगा। अब आप लोगों में से जितने लोग इन सब क्लासेस को देख रहे हैं, आप देखिए कि चीज़ों को आपने रिवीजन किया है कि नहीं, या सिर्फ मैं ही पढ़ाते चला गया। चीज़ों को रिवीजन करना है, और अगर वीडियोस अच्छा लगता है तो लाइक करना है और उस पर कमेंट करना है, बताना है कि हाँ क्लास अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये क्लासेस मैं रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा कारण है कि व्यूज़ बहुत ही कम हो रहे हैं। ठीक है, और ये चैनल मोनेटाइज भी नहीं है, तो पूरी तरह से जो भी मेरा इसमें समय लग रहा है वो निःशुल्क ही मैं आपको वो समय लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका थोड़ा कर्तव्य बनता है कि कम से कम कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा बच्चों को क्लास ठीक लग रहा है, चाहे 10-20 कमेंट ही हो, मुझे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कृषि ऋण, एग्रीकल्चर क्रेडिट, कृषि विस्तार सेवा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये तीन बेहद ही महत्वपूर्ण पीटी और मेंस के लिए। एक अभ्यास प्रश्न भी लास्ट में होगा। ये मेरा परिचय। कृषि ऋण को समझते हैं। कृषि ऋण किसको कहते हैं समझ रहे हैं? कृषि कार्य के लिए जो ऋण दिया जा रहा है उसको कृषि ऋण कहेंगे। ठीक है, अब इसका कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। फायदों की बात कर लेते हैं, समझने पे ज़्यादा आप फोकस करना। ठीक है, तो फायदा, पहली बात तो ये है कि जो संस्थानिक ऋण तक पहुंच, संस्थानिक ऋण तक पहुंच का मतलब है एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। संस्थानिक ऋण या इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? देखो, आप ऐसे समझ सकते हो कि जो क्रेडिट है, ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है या कोई भी क्रेडिट है, उसको आप दो भागों में डिवाइड कर लो। एक तो जो परंपरागत रूप से क्रेडिट, एक परंपरागत हो सकता है और एक आधुनिक हो सकता है। क्रेडिट मतलब ऋण। ठीक है, परंपरागत का मतलब है कि जो असंगठित क्षेत्र से ऋण मिल रहा है, साहूकारों के माध्यम से मिल रहा है ना। गांव में ऐसा होता है ना कि गांव में ऋण लेना है तो कोई साहूकार है, यानी कि वो ऋण देने वाला है, कर्ज देने वाला है, तो वो कर्ज देगा। ठीक है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में रहती है, तो इसको असंगठित क्षेत्र ही हम कह सकते हैं। इसको हम परंपरागत जो है, ये असंगठित क्षेत्र का हुआ। यहाँ आधुनिक जो है ये संगठित रूप से जो है यहाँ ऋण दिया जाता है। अब हमेशा परंपरागत क्षेत्र के बारे में जब इकोनॉमी में विशेषकर जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही आलोचना की जाती है साहूकारों आदि की। लेकिन ऐसा पूरी तरह से है नहीं। सभी लोग गांव में रहें, सब जानते हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ऋण देने वाले के और ऋण लेने वाले के बीच में। हाँ, कई बार ये देखने को मिला है कि जो साहूकार है या फिर जो भी ऋण देने वाला है वो कई बार शोषणकारी प्रवृत्ति अपनाता है। लेकिन बैंक जो कि आधुनिक क्षेत्र में आएंगे, बैंकों के थ्रू जो ऋण दिया जा रहा है ये आधुनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, तो यहाँ भी शोषण होता है। ऐसा नहीं कि बैंकों के माध्यम से बिल्कुल भी शोषण नहीं होता है। किसानों से यहाँ भी ऋण जो है उसकी वसूली की जाती है। कई बार जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है, इसलिए किसानों को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। ठीक है, तो संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, परंपरागत और आधुनिक, आप दो में डिवाइड कर सकते हो। तो ये कहा जा रहा है कि जो कृषि ऋण है आधुनिक तरीके से, उसमें संस्थागत ऋण तक पहुंच, यानी एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट तक किसानों की पहुंच जो है वो बढ़ती है, इसीलिए किसानों का उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, एक बात मैं और बता दूं, स्पष्टीकरण दे दूं कि ये जो भी मैं मटेरियल मैं आपको बता रहा हूं ये यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, सरकारी जो वेबसाइट है या सरकारी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, एनसीईआरटीज आदि हैं, उसके आधार पे ये, या फिर रमेश सिंह की जो किताब है उसके आधार पे ये सब मटेरियल है। इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ मत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि इंटरनेट पे जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है यूपीएससी को में, यूपीएससी के लिए, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे लोग उस पर आपत्ति व्यक्त करते हैं कि ये गलत यहाँ हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कुछ टीचर तो हैं भी ऐसे कि जानबूझ के बायस्ड रवैया अपनाते हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि जो है वो आपको दे दूँ, लेकिन हाँ, नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा डायरेक्शन क्या है उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ जिस नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, जिस इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग है। मेरा अपना कोई मत है नहीं, इससे विपरीत मत भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में लोगों का। ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से हम यहाँ चीज़ों को देखेंगे। लेकिन
तो चलिए, इसे मशीनरी में निवेश किया जा सकता है। मशीनरी में निवेश का मतलब है कि अगर किसानों को ऋण मिलता है तो उसको जो भी कृषि कार्य के लिए आवश्यक है, चाहे वो बीज हो जाए, फर्टिलाइजर हो जाए, मशीन हो जाए, वट कुछ भी हो जाए, उसमें वो निवेश इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसी तरह से खाद और गुणवत्तापूर्ण बीज के लिए भी, खाद का मतलब है फर्टिलाइजर, उर्वरक, ठीक है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह जो है, मतलब क्रेडिट फ्लो इन एग्रीकल्चर सेक्टर, वो बढ़ेगा। तो कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ने से फायदा होगा या नुकसान? तो ऊपरी तौर पर यह बताया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह के बढ़ने से फायदा होगा। वैसे हम परंपरागत कृषि की बात करें तो वहां हम जानते हैं कि किसानों को कोई ऋण लेने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, साहूकारों से भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बहुत ही विषम परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन अभी जो है किसान ऋण जाल में फंसते जा रहे हैं। तो ऋण जाल, ठीक है ना, यानी एक चाहो तो आप निबंध के लिए एक टॉपिक लिख सकते हो या फिर मेंस के लिए एक क्वेश्चन लिख सकते हो कि आज का किसान कृषि ऋण जाल में फंसता चला जा रहा है, इसका स्थायी समाधान क्या क्या हो सकता है, अपना मत व्यक्त करते हुए विश्लेषण करें, ठीक है, या फिर उत्तर लिखें, ऐसा कुछ कर सकते हो। मतलब मेन चीज है कि कृषि ऋण जो है उसके जाल में किसान फंसता चला जा रहा है, उसका क्या उपाय हो सकता है, लगभग इस तरह का कुछ आप लिखने का प्रयास करो। देखो, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि भले अब मेंस हो गया तो बहुत सारे बच्चों का दिमाग पीटी की तरफ चला गया होगा, ठीक है, कि पीटी की तैयारी करनी। पीटी की तैयारी आप करते हैं, लेकिन साथ साथ मेंस के लिए कुछ कुछ कार्य करना है। जैसे क्या करना है, जैसे आपको जहां आप मटेरियल, जो भी मटेरियल पढ़ रहे हो पीटी के लिए भी, तो वहां देखो कि मेंस का क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो कुछ तो क्वेश्चन बना के रख लो, दिमाग में एक सेट रहेगा कि अच्छा कुछ क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है। हम जैसे टीचर जो कि काफ़ी रिसर्च करके आपके सामने क्लास को प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ अगर कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको फटक से लिख लिया, कुछ क्वेश्चन लिखिए, उसमें कुछ अगर सिनॉप्सिस बन सकता है, कई बार जो है क्वेश्चन लिख लिया, उसका कुछ जो है की पॉइंट्स हम लिख सकते हैं कि इस आंसर में हम ये डाल सकते हैं, वो लिख लो। कुछ क्वेश्चन का पूरा पूरा आंसर, फुल आंसर वो लिख के रख लो। तो इस तरह से 3 तरीके से आपको मेंस के लिए क्वेश्चन के आधार पर तैयारी को करना है, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने क्वेश्चन बताया है, आगे बढ़ते हैं। अब कृषि ऋण संबंधी क्या क्या चिंताएं हो सकती हैं, समस्याएं भी इसमें हैं, क्या क्या हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ऋण के अनौपचारिक क्षेत्र, औपचारिक और अनौपचारिक, पीछे जो बताया ना वहाँ आप परंपरागत और आधुनिक मैंने लिखा है, यहाँ इसको जो है औपचारिक लिख लो, आप इसको औपचारिक लिख सकते हो, इसको जो है अनौपचारिक लिख सकते हैं। और ये सिर्फ ऋण के बारे में बता रहा हूं, ये पूरा एग्रीकल्चर ऋण के बारे में नहीं। तो ऋण हमारा जो औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है, परंपरागत, आधुनिक, असंगठित और संगठित क्षेत्र के माध्यम से, ठीक है। ये वाला टोटल जो सेक्शन है, ये राइट वाला, ये जो है ये वाला जो है, ये आधुनिक यानी कि औपचारिक यानी कि बैंकों के माध्यम से जो ऋण मिल रहा है, ठीक है ना, सरकार के द्वारा समर्थित। तो ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की प्रबलता अभी भी है। तो ऐसा फैक्ट दिया जा रहा है कि लगभग 40% जो ऋण लिया जा रहा है वो असंगठित क्षेत्र से लिया जा रहा है, अनौपचारिक क्षेत्र से लिया जा रहा है, यानी साहूकारों आदि के माध्यम से गांव में लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत वाली बात बताई जा रही है। कृषि जीडीपी में कृषि ऋण का अनुपात आप देख सकते हैं कि 2000 में 10% था, जो कि 17-18 तक 45% हो गया, यानी कि किसान जो है ऋण अब ज़्यादा ले रहे हैं। ये एक समस्या है या समाधान है? तो यहाँ इकोनॉमी का क्लास हम कर रहे हैं, तो यहाँ तो ऐसा बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा बहुत अच्छी बात है कि किसानों को अपने बहुत सारी चीज़ों को खरीदने के लिए उनको पैसा मिल जाता है, लेकिन ऋण जाल में फंसते हैं, वो एक अलग मुद्दा हो गया, ठीक है। तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे, अपने हिसाब से उसका उपयोग करेंगे। कृषि ऋणों के वितरण में क्षेत्रीय विषमता भी हो रही है, असमानता हो रही है। क्या हो रही है? खास करके जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ जो है कृषि ऋण ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। तो ये एक्चुअली बहुत दुख की बात भी नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में मैं भी रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ फर्टिलाइजर की आवश्यकता ही नहीं है, पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं है, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल ही आप नहीं कर सकते, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। तो यहाँ के किसान वो कृषि जाल में नहीं फंसे हैं, इसीलिए कृषकों की आत्महत्या से संबंधित मामला जो है उत्तर पूर्व, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी राज्यों में आप उतना नहीं देखोगे, ठीक है। जो मेन स्ट्रीम के राज्य हैं, मतलब जो मैदानी इलाके के राज्य हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कृषि कार्य हो रहा है, महाराष्ट्र में हमने हमेशा सुना है कि किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं। पंजाब में हालत तो बहुत खराब है, प्रत्येक घर में कैंसर तक हो गया, इतनी समस्या है, ठीक है। तो कृषि ऋणों की क्षेत्रीय विषमता वो एक समस्या है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव एंगल भी है जो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा फसल
कर्ज कम समय के लिए मिलता है, यानी कि 15 महीने के लिए मिलता है। आपने फसल बोया और उसके बाद कटाई उटाई और कुछ थोड़ा टाइम दिया जाता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, इसीलिए जो है किसानों को उतना फायदा नहीं हो पाता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट यहाँ देख सकते हैं कि कितना जो है कृषि ऋण अभी जो संघीय बजट, केंद्रीय बजट 2023-24 था, उसमें देख सकते हैं कि सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो है कृषि ऋण का एक लक्ष्य निर्धारित किया, जो कि 11% अधिक है पिछले बार से। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि जितना ज्यादा कृषि ऋण बढ़ेगा उतना ज्यादा किसान जो है वो क्रेडिट, ये जो ऋण का जाल है उसमें फंसते चले जाएंगे। ये भी एक समस्या है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम दूसरे टॉपिक में आते हैं, दैट इज कृषि विस्तार सेवाएं। सामान्य सा इसका अर्थ है एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने के लिए जो सर्विसेज हो सकते हैं उन सबको हम लोग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस कहते हैं। यानी कि जैसे मैं किसान हूँ, अब मुझे कृषि कार्य करने के लिए आधुनिक तरीकों को अगर अपनाने की आवश्यकता है, तो सरकार ने बहुत सारे आधुनिक चीज़ों को लॉन्च किया है। ठीक है, जैसे मान लो कि किसान टीवी आपने सुना होगा, या रेडियो में भी किसानों से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं कि इस फर्टिलाइजर का यूज़ करना है, इस पेस्टिसाइड का यूज़ करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है ना, एक तरह से आधुनिक कृषि कार्य जो है उसमें इनको इन्वॉल्व करने के लिए इस तरह की सेवाएं प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, कई बार इस तरह के जो सेवाएं होती हैं वो फायदेमंद होती है, लेकिन कई बार जो है नुकसानदेह भी होती है, क्योंकि आधुनिक संसाधन जैसे जैसे अपनाते हैं फिर वही एक कृषि जाल आदि में वो फंसेंगे। ठीक है, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं, इसको जो है ग्रामीण परामर्श सेवाएं भी कहा जाता है। ग्रामीण परामर्श सेवाएं भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या हो सकता है उसको फटाफट हम लोग देखते हैं। पहली बात तो किसान टीवी की स्थापना। किसान टीवी में किसानों से संबंधित बहुत सारी बातें जो आधुनिक तकनीक है उसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो में, ठीक है, रेडियो के माध्यम से बताया जाता है। एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस की शुरुआत की गई है। कृषि स्नातक बन रहे हैं। ठीक है, इसके लिए अलग से शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की गई है। आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बहुत सारे भारत में हैं। ठीक है, इसके अलावा बागवानी, पशुपालन आदि के लिए बहुत सारे मॉडर्न ट्रेनिंग कोर्स आदि चल रहे हैं। तो इस तरह से, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ लाइन आपको मिल रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इस चीज के लिए मैनेज, इसको शॉर्ट में मैनेज कहा जाता है। इसको पूरा इसका नाम देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। इसकी स्थापना की गई है। ये मुख्य रूप से जो है अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण देने के लिए इस क्षेत्र में। ठीक है, इससे रिलेटेड और आपको अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो ये QR कोड सरकारी वेबसाइट जो मैनेज का है उसका मैंने दे दिया है, तो आप अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन करेंगे, स्कैन करेंगे तो तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखेंगे कि इस तरह का कोई संस्थान भारत में है। इसके अलावा कृषि कार्य को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, व्यवहार्य मतलब वाइबल मतलब जैसे मान लो कृषि कार्य हम कर रहे हैं लेकिन उसमें जितना इनपुट कॉस्ट हमारा लग रहा है उतना हमारा जो है इनकम हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो व्यवहार्य नहीं होगा। जैसे मान लो कि मैंने 1,000 रुपये किसान कृषि कार्य के लिए लगाया किसी एक छोटे से खेत में। ठीक है, अब वहाँ उत्पादन जो है मान लो कि 800 रुपये का हुआ, 900 रुपये का हुआ, मेहनत बर्बाद हुआ और पूंजी भी बर्बाद हो गई। ठीक है ना, तो ये व्यवहार्य नहीं हुआ। व्यवहार्य कब होगा? 1,000 रुपये मैंने लगाया और वहाँ पे कम से कम मान लो कि 4,000 या 5,000 रुपये निकल आ रहा है, तब कहेंगे अच्छा ठीक है, मेरा मजदूरी भी निकल आया और जो मैंने कॉस्ट लगाया था वो भी निकल आया। तो एग्रीकल्चर कार्य को व्यवहार्य बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से और अपने एग्रीकल्चर को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की संधि में हम हैं, इस कारण से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से कम्पिटिटिव एग्रीकल्चर हो गया। होना नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि हर एक गांव का अपना अपना एग्रीकल्चर हो, हर एक गांव का एग्रीकल्चर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, हर एक किसान स्वावलंबी हो। उसको फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, उसको जो है ट्रैक्टर आदि की क्यों आवश्यकता हो। परंपरागत तरीके से जैसे हल के माध्यम से, बैल के माध्यम से, कई खेतों में तो हल बैल की आवश्यकता नहीं होती है। TCBT पद्धति की चर्चा मैंने की थी। तो इन सब माध्यम से खुद से वो खेती करे। जितना ज़्यादा उसको जो है आधुनिक संसाधन खरीदने पड़ेंगे उतना ज़्यादा वो ऋण जाल में फंसेगा, उतनी ज़्यादा आत्महत्या और इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो आधुनिक कृषि कार्य है वो पूंजीपतियों के लिए तो बहुत फायदा है। मान लो कि पहले लोग जो है बैलों से खेती करते थे, अब वहाँ ट्रैक्टर बिकता था क्या? ट्रैक्टर नहीं बिकता था। मान लो कि थ्रेसर बिकता था क्या? नहीं बिकता था थ्रेसर। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर बिकता था क्या? नहीं बिकता था। लेकिन आज उसका अगर व्यापार आप देखें तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का व्यापार पूरी दुनिया में है। कैसे हो गया? तो उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम, एक माहौल तैयार किया गया। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात की जा रही है कि अब जो है एग्रीकल्चर को एक नेक्स्ट लेवल पे स्मार्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अभी तक तो फिर भी किसान जो है फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, थ्रेसर और ट्रैक्टर आदि में इन्वेस्टमेंट करके खेती कर रहा था। अब तो ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि धीरे धीरे
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है खेती के क्षेत्र में कि सामान्य किसान तो उसको कर ही नहीं पाएगा। बड़े बड़े पूंजीपति ही खुद से या फिर अपने अंडर खेती करवाएंगे। उन्हीं में से एक है साइबर एग्रो फिजिकल सिस्टम, CAPS। इसमें बेसिकली ये होता है कि एग्रीकल्चर स्मार्ट एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो। ठीक है, एग्रीकल्चर किस में कन्वर्ट हो? स्मार्ट एग्रीकल्चर में कन्वर्ट। तो इसमें होगा क्या क्या, इसमें बेसिकली क्या क्या होगा? तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा, कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाएगा। इसमें जो है यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर की भी कुछ सेवाएं ली जा सकती हैं। ठीक है, सेंसर्स का प्रयोग किया जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के इवन उपग्रह के द्वारा जो उपग्रहों के माध्यम से जो चित्र खींचे जा रहे हैं उसका उपयोग किया जाएगा। तो जितने भी आधुनिक संसाधन हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या फिर इंटरनेट बेस्ड, उन सब का इस्तेमाल करके ये किया जाएगा। इसलिए इसमें लिखा गया है, देखो क्या क्या, एक साइबर है, साइबर मतलब इंटरनेट बेस्ड जो पूरा इकोसिस्टम है, दैट इज साइबर। ठीक है, और फिजिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम मतलब खेतों में जो भी और भी जो है जो तकनीकी साधन होंगे, तो इन दोनों को जोड़ करके एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, दैट इज साइबर एग्रो फिजिकल सिस्टम। तो इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि इससे ये होगा कि किसान जो है अपने कृषि कार्यों के लिए या जलवायु संबंधित जो घटनाएं हैं उसकी सलाह उनको दी जाएगी। मान लो कि जलवायु परिवर्तन, अभी बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है बहुत ज़्यादा, कृषि कार्य बहुत ज़्यादा परेशान, तो किसानों को पहले से ही बता दिया कि भाई बारिश होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। उससे किसान सचेत हो गए। लग तो रहा है कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समस्या ये है कि इतना ज़्यादा जलवायु परिवर्तन हो ही क्यों रहा है, इतना ज़्यादा एकाएक सूखा और अन्य अन्य चीज़ें हो ही क्यों रही हैं, ये भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। एक ऐसा हमारे पास नेचुरल पूरा एक इकोसिस्टम होना चाहिए जहाँ जैसे हमेशा से था वैसे ही रहे, उस दिशा में हमें बढ़ने की आवश्यकता है। खैर, ये भी एक सराहनीय कदम सरकार की तरफ से मुझे बोलना होगा। ICAR के द्वारा, ICAR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसके द्वारा संकर फसलों, संकर मतलब हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब ब्रीड जो है उसमें हाई कर दिया, हाइब्रिड हो गया। तो लोग पूछेंगे भाई ब्रीड को हाई क्यों किए? जिस ब्रीड को परमेश्वर ने बनाया था, जिन बीजों के को परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्यों को दिया कि भाई खेती करो इससे और संपन्न रहो, खाओ पियो, अब उसमें हाइब्रिड कर दिए। तो हाइब्रिड तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया नहीं, बीज कंपनियों के द्वारा दिया गया है। तो अब लोगों को बीज कंपनियों पे निर्भर रहना पड़ेगा। एक तो हाइब्रिड है, हाइब्रिड से भी ज़्यादा संवेदनशील, बहुत सारे कृषि विशेषज्ञ ऐसा बता रहे हैं कि GM है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो उसमें तो हाइब्रिड से भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि उसमें जीन में ही क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया। अब जिस चीज़ का जीन ही मॉडिफाई हो गया वो मनुष्यों के लिए कितना उपयोगी है, ये तो बहुत संशय वाली बात है। तो अभी तक तो बहुत सारे मतलब खाने वाले किसी चीज़ के लिए संभवतः अनुमति अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे GM का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ICAR के द्वारा संकर फसलों का विकास किया गया है। बायो फोर्टिफाइड पौध फसलों का विकास। बायो फोर्टिफाइड का मतलब क्या हो गया? बायो फोर्टिफाइड का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अपने तरफ से उस एक पर्टिकुलर फसल में मिलाए जाएं। जैसे मान लो कि गेहूं है, अब गेहूं में वैज्ञानिकों ने जो ये किसान कृषि वैज्ञानिक है वो बता रहे हैं कि भाई ये न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं है, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ऊपर से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें अलग से डलवा दिए गए, उसके बीज ऐसा तैयार किया गया। ठीक है ना, बायो फोर्टिफाइड हो गया वो। आपने सुना होगा अभी जैसे आप सरसों तेल लेने के लिए जाओ मार्केट में, तो सरसों तेल जो मार्केट का है वो अधिकतर उसमें जो है लिखा होगा कि बायो फोर्टिफाइड, ऐसा कुछ लिखा होता है। उसका मतलब है कि उसमें अपने तरफ से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिला दिया गया। अब बात यह है कि जो सरसों तेल है वही ओरिजिनल उपलब्ध करवाने दो, क्यों ऊपर से मिलवाए? ठीक है, अलग से मिलाना है तो अलग से उस चीज़ को बेचा जाए, लेकिन चीज़ों को ऐसा किया जाए कि मार्केट पर पूरी तरह से निर्भरता हो जाए। कृषि शिक्षा पोर्टल, इसके अलावा एकता नामक एकता, इसी का शॉर्ट फॉर्म हुआ कि एकीकृत कृषि शिक्षा तकनीक, एकीकृत कृषि टेक्नोलॉजी एजुकेशन, नहीं यहाँ इसको शॉर्ट में एकता बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन एकीकृत कृषि शिक्षा है, ठीक है, का प्रारंभ किया गया। इसके माध्यम से ऑनलाइन सूचना प्रबंधन किया जाएगा, ऑनलाइन सूचना प्रबंधन किया जाएगा। इसके अंतर्गत कई सारे मोबाइल ऐप बनाए गए हैं अलग अलग चीज़ों के, ठीक है, आम, अनार, प्याज, लहसुन आदि आदि। चलो, भारत में ये सब जो है आपको AES सुविधाएं थी। अभी तक जितना भी हमने देखा ये क्या थी? AES
सुविधाएं थी, यानी एग्रीकल्चर को आसान बनाने के लिए, किसानों की आमदनी आदि बढ़ाने के लिए ये सब सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ठीक है, सब टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है। अब इसमें समस्याएं क्या क्या हैं, तो इसमें कुछ एक कॉमन समस्याएं बताई गई हैं। समस्याएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इस टॉपिक को मैं स्किप भी कर सकता था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक पता रहना चाहिए। जैसे कामकाजी स्वायत्तता का अभाव, एक जनरल है, इसमें कोई खास बात है नहीं, सामान्य सी बात है। अब इसमें सुधार के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसकी बात कुछ कर दी जा रही है, ये भी बहुत खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नए टॉपिक पे। यह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी कि बीमा योजना ये है किसके लिए, तो फसलों के लिए। प्रधानमंत्री यानी कि केंद्रीय योजना ये है। ठीक है, देख लेते हैं है क्या। पहले की योजना थी राष्ट्रीय कृषिगत बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषिगत बीमा योजना। ठीक है, उसके जगह पर ये लाया गया, तो उसके जगह पे लाया गया तो मोदी गवर्नमेंट जब आई है, एनडी गवर्नमेंट, भाजपा गवर्नमेंट, तब लाई है, कब, 16 में। ये गवर्नमेंट आई कब थी, मई 2014 में। ठीक है, मैं थोड़ा, हाँ ठीक है, मई 2014 में। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बात थी। इसके प्रमुख अंश, अब इसका प्रमुख अंश आप मोटा मोटी देख लो। एक और बात ध्यान रखना कि आपको कोई भी टॉपिक जब पढ़ो तो उसमें ये देखो कि क्वेश्चन बन कहाँ से सकता है, पीटी और मेंस का, हमेशा यही दिमाग में रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि बगुले बगुले मतलब क्या, ऐसे कहते हैं ना कि बगुला अगर नदी के किनारे, तालाब के किनारे है तो उसका हमेशा नजर रहता है कि किस तरह से कोई मछली और फटाक से उसको कैच कर ले। तो एग्जैक्टली उसी तरह से कोई भी मटेरियल आपके सामने आए तो ये बस दिमाग में रखो, अपने पूरे आपका न्यूरॉन्स इस तरह से डेवलप हो जाए कि ये सोचो कि इस मटेरियल में, इस पूरे पन्ने में कौन सा चीज जो है मेरे एग्जाम के लिए है, बात खत्म। पीटी के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए भी सोच सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन पीटी और मेंस के लिए हमेशा दिमाग में सोचते रहेंगे। ठीक है, तो देख लो इसमें सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों को 2% और रबी फसलों के लिए 1.5%। रबी फसल मतलब सामान्य रूप से जो ठंड में होता है, गेहूं आदि। ठीक है, तो उसके अलावा जो है वो खरीफ फसल है, तो ये प्रीमियम देना पड़ता है। जो बाकी का प्रीमियम है, मोस्ट ऑफ प्रीमियम जो है वो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, इस तरह से सरकारी सहयोग के माध्यम से, सरकारी सब्सिडी के माध्यम से ये बीमा चलती है। जो भी दावा किया जाता है, मान लो कि फसल बर्बाद हो गया तो जितना का दावा किया उसका 25% किसानों के सीधे खाते में चला जाता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनको मिल जाता है। पूरे राज्य के लिए एक ही बीमा कंपनी होगी। स्थानीय जोखिमों से किसानों की खेती को कितना नुकसान होगा और फसल कटाई के बाद के नुकसान का मूल्यांकन ये कंपनी करेगी। ये कंपनी जो है सरकारी भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने। इसमें तकनीक का भी प्रयोग इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। जैसे स्मार्टफोन का प्रयोग किया जा रहा है कि फसल की कटाई की तस्वीर को अपलोड करना है, खराब हो गई उसकी तस्वीर को अपलोड करना है। रिमोट सेंसिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे करके। ठीक है, ये योजना पूरी तरह से शैक्षिक है, ऐच्छिक है किसानों के लिए, लेकिन फिर भी 27 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में इसको अभी लागू किया गया है। इसमें जो भी अपडेट हो, आप लोग अपडेट खुद करते रहना। अखबार आप लोग लेते होगे तो अखबार से चीज़ों को अपडेट करते रहना। फरवरी 2020 में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। उस परिवर्तन के बाद जो बातें हुई हैं उसको हम यहाँ देखते हैं। जैसे जो भी क्लेम किया जाएगा कि भाई मेरा 1 लाख रुपए का फसल बर्बाद हो गया, ठीक है, तो जो भी है तो वो पैसा जो है, जो पीछे आपने देखा कि 25%, तो वो डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में चला जाएगा। इससे एक फायदा और हो रहा है कि चूंकि डीबीटी है, यानी कि आधार कार्ड आदि पहचान सुनिश्चित होगी। पहचान सुनिश्चित है तो उससे क्या होगा कि जो भी डुप्लीकेट अभ्यर्थी हैं वो हट गए। ठीक है, तो थोड़ा फेयरनेस इसमें आ गया। योजना से जुड़े सभी हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं यानी हितधारक हैं, के मध्य बेहतर संचार की व्यवस्था करने के लिए एक राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल स्टार्ट किया गया। बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछ सकता है। या फिर राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल जो है, इसका वेबसाइट पे जाओ और वहाँ जो बेसिक है, अबाउट सेक्शन जो रहता है, ठीक है, अबाउट सेक्शन को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। कई बार प्रश्न वहाँ से बन जाता है। दावे के भुगतान में होने वाले विलंब को नियंत्रित करने के लिए अगर मान लो कि बीमा कंपनी लेट करती है तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा। इस तरह से मुआवजे की बात करी गई है। इस बीमा योजना को किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया है, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, राज्यों को बीमित राशि को युक्ति संगत यानी रेशनलाइज बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी कि एक तो केंद्र सरकार की अपना एक मॉडल है योजना को लेकर के। अब हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज मतलब उसमें कुछ उलटफेर थोड़ा बहुत 19-20 कर सकती है।
वर्तमान में बता रहे हैं कि इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5.5 करोड़ से अधिक किसानों को कवर किया जाए। बहुत बड़ी बात इस योजना के हिसाब से है। अब चलिए एक जो पीछे मैंने अभी आपको बताया था उसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ आ रहा है कि एकता पोर्टल चर्चा में है, ऐसे मान लो कि चर्चा में है या अखबारों में आते रहता है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है कमेंट करके बताएंगे। तुम लोग जितना कमेंट करोगे मैं समझ पाऊंगा कि इतने बच्चे मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं, तो फ्री में भी पढ़ाने का मेरा एक फायदा हो रहा है। कमेंट नहीं करोगे मैं सोचूंगा कि पढ़ने वाले नहीं है, अनावश्यक मैं क्लास चला रहा हूँ। 73rd ये क्लास है, 74th है ना, मतलब अगर इंट्रोडक्शन क्लास को ले जाए तो 74th। तो कमेंट करो आप फटाफट। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।